नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 31 जनवरी 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्राउड डिजास्टर से संबंधित। महाकुंभ में जो ये स्टैम्पिड हो गई ना, भगदड़ हो गई, जिसकी वजह से 30 लोगों की जान चली गई। राइटर बोलते हैं देखो ये जो हादसे हैं ना, ये कंप्लीटली प्रिवेंटेबल हैं। अगर कुछ बेसिक स्टेप्स पे भी ध्यान दिया जाए ना, तो इन हादसों को रोका जा सकता है। दूसरा आर्टिकल श्रीलंका की जो एथनिक प्रॉब्लम है ना, इससे संबंधित है। पूरे बैकग्राउंड के साथ ये इशू हम डिस्कस करेंगे और फिर आज के आर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे लास्ट में जो आर्टिकल है आज, वो देखो गांधी जी की ना कल डेथ एनिवर्सरी थी, तो उनके आइडियाज़ आज के समय में कितने रेलेवेंट हैं, इस पे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल भी डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों में से जो इंदौर से है ना, कल इंदौर में अपना एक मीटअप होगा, गेट टुगेदर मान लीजिए 1 फरवरी को शाम 4 बजे। तो आप में से जो लोग आ सकते हैं तो आप आइए, कल मिलते हैं। अब चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सुनो, जिनको आना है ना, फॉर्म भर देना नीचे प्लीज़, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना फॉर्म भर देना, ताकि एक आइडिया लग जाए, उसी हिसाब से अरेंजमेंट किया जा सके। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखो क्राउड डिजास्टर के बारे में है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो महाकुंभ में ना एक दुखद हादसा हुआ। भगदड़ मचने की वजह से ना 30 लोगों की जान चली गई और काफी सारे लोग घायल हो गए। राइटर बोलते हैं देखो ये जो क्राउड डिजास्टर्स है ना, दुखद, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे क्राउड डिजास्टर्स देखे हैं, जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यूएस में टेक्सास में क्राउड डिजास्टर हुआ था 2021 में, 10 लोगों की जान चली गई थी। साउथ कोरिया में हैलोवीन फेस्टिवल में क्राउड डिजास्टर हुआ था, 159 लोगों की जान चली गई थी। अप्रैल 2023 में एक चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट में सना सिटी में यमन में 90 लोगों की जान चली गई थी। और दिसंबर 2024 में 35 लोगों की जान चली गई थी एक रिलीजियस फेस्टिवल में नाइजीरिया में। तो ये हाल फिलहाल के क्राउड डिजास्टर्स हैं, और पहले तो ना जाने कितने हुए हैं। राइटर बोलते हैं देखो क्राउड डिजास्टर्स ना, दुखद बात यह है इजीली प्रिवेंटेबल हैं। इजीली प्रिवेंटेबल है, इनको आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है अगर कुछ बेसिक स्टेप्स अगर लिए जाते हैं तो। बेसिक स्टेप्स जैसे देखो एक जगह पे ना भीड़ को ना इकट्ठे होने दिया जाए। अगर देखो पर स्क्वायर मीटर अगर 5 लोग वहां पे जमा है ना, तो फिर देखो क्राउड इंजरीज हो सकती हैं। और पर स्क्वायर मीटर अगर 7 या 7 से अधिक लोग वहां पे जमा है ना, तो देखो सीरियस इंजरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। और दूसरी चीज, जहां से क्राउड नेविगेट कर रही है ना, आ जा रही है, वो जो स्पेस है ना वो चौड़ा होना चाहिए, वो छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पेस छोटा होगा तो क्राउड डेंसिटी जो है अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। स्पेस चौड़ा होना चाहिए। और बात देखो इतनी सी है, आप बोलोगे सर इतनी सिंपल चीज है, क्या आयोजकों को समझ में नहीं आती? राइटर बोलते हैं होता क्या है, आमतौर पर ज्यादातर जगह ना खुली मेंटेन की जाती है ऑर्गेनाइजर के द्वारा, लेकिन कुछ स्पेसेस ना बिल्कुल नैरो छोड़ दिए जाते हैं। उनको लगता है एक ही तो नैरो स्पेस छोड़ा है, लेकिन वो ये नहीं समझते जैसे हाईवे है। मान लीजिए ये हाईवे है। अब हाईवे वैसे देखो 4 लेन का है, लेकिन एक छोटा सा स्ट्रेच आया जहां पे ना हाईवे जो है वो बिल्कुल 1 लेन का हो गया, तो फिर देखो जाम तो लगेगा ही ना, क्योंकि यहां पे गाड़ियां तेज तेज चल रही हैं, लेकिन यहां पे आके बिल्कुल रुक जाएंगी, यहां से जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज ऑर्गेनाइजर्स को समझनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है देखो स्पेस तो खुला होता है, बट वहां पे ना कोई ऑब्स्टेकल होती है। ऑब्स्टेकल जैसे कोई व्हीकल खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर वगैरह खड़ा कर दिया, या फिर कोई टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी है रास्ते में, जिसकी वजह से ना पब्लिक के आने जाने के लिए स्पेस कम हो गया है। तो फिर देखो वहां पे फिर क्राउड इकट्ठा होने लगता है। लेकिन अभी जो महाकुंभ में हादसा हुआ ना, उसमें क्या था, एक बैरिकेड के पास में ना बहुत सारी जनता इकट्ठी हो गई थी। और जैसा यूपी की सरकार ने बताया, जहां गंगा और यमुना मिलते हैं ना, संगम कुंज, वहां पे लोग डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं।
गंगा और यमुना का मिलन जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे लोग सोचते हैं कि डुबकी लगाएंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इस वजह से बहुत सारे लोग ना उसी दिशा में जाने की कोशिश करते हैं और उस वजह से ये हादसा हुआ। राइटर बोलते हैं देखो, क्राउड डेंसिटीज को ना सेफ लेवल पर रखना ये किसका काम है? ये काम है लोकल गवर्नमेंट का, इवेंट ऑर्गेनाइजर का, प्रमोटर्स का। आमतौर पे होता क्या है, जिम्मेदारी जो है ना, ब्लेम जो है वो क्राउड पे ही डाल दिया जाता है कि तुम ही लोग जिम्मेदार हो, तुम पेशेंस नहीं है तुम में, या फिर तुम धक्का मुक्की करते हो। जैसे इस केस में भी, महाकुंभ में भी जो भगदड़ मची ना, पूरा जो ब्लेम है वो विक्टिम्स पे डाल दिया गया। लेकिन राइटर बोलते हैं भैया, विक्टिम्स पे आप ब्लेम डाल रहे हो, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। जो क्राउड का हिस्सा होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। उन्हें बड़ी पिक्चर भी नहीं दिखती कि कहां से क्राउड आ रहा है, कहां जा रहा है। जो ऑर्गेनाइजर है, जो सीसीटीवी कैमरास देख रहे होते हैं, उन्हें पता लगता है कि कहां पे क्राउड जा रहा है, उनको कहां की तरफ रवाना करना है। तो क्राउड को तो कभी ब्लेम करना ही नहीं चाहिए। ब्लेम करना चाहिए हमेशा ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल होता है, उनके हाथ में पावर होती है। अब क्राउड का एक पर्सन कोई हिस्सा है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो क्या तो वो क्राउड को समझाएगा चीख चीख के, भाई ये मत करो, उसको बड़ी पिक्चर ही नहीं दिख रही है। इसके बाद राइटर बताते हैं कुछ देखो इजी स्टेप्स हो सकते हैं क्राउड डिजास्टर्स को रोकने के, जैसे मोर एंट्रीज एंड मोर एग्जिट होने चाहिए। और ना अराइवल टाइम को ना आप ना थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। जैसे अब मेले में ना आपको पता है एक लेवल से ज़्यादा जनता हो गई है, तो अनाउंस कर दीजिए कि अगली जो एंट्री होगी कुंभ में वो 2 घंटे बाद होगी या 3 घंटे बाद होगी। इस प्रकार से आप ना टाइमिंग को डिवाइड कर सकते हो क्राउड के लिए, ताकि एक ही समय पे सारा क्राउड ना आए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्राउड को ना आप सेगमेंट कर सकते हो। सेगमेंट जैसे अब यूएस के न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे ना नए साल के दिन सारी जनता जाने की कोशिश करती है कि नया साल सेलिब्रेट करेंगे टाइम स्क्वायर पे। लेकिन ना वहां पे पुलिस क्या करती है, बहुत सारी बैरिकेडिंग कर देती है और बैरिकेडिंग के थ्रू जनता को डिवाइड कर देती है। जैसे मान लीजिए ये टाइम स्क्वायर है, तो एक बैरिकेडिंग यहां पे कुछ जनता रहेगी, फिर दूसरी बैरिकेडिंग यहां पे कुछ लोग रहेंगे, जनता रहेगी, फिर तीसरी बैरिकेडिंग यहां पे इस सेगमेंट में कुछ लोग रहेंगे। तो ऐसे ना सेगमेंट्स डिवाइड किए जा सकते हैं और उन सेगमेंट्स में क्राउड को सेफली रखा जा सकता है, ताकि एक ही जगह पे बहुत सारा क्राउड जो है वो इकट्ठा ना हो। फिर देखो राइटर ये भी बोलते हैं, जैसे ही देखो ऑर्गेनाइजर्स को लगे ना कि एकदम से बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया है, तुरंत की तुरंत नए एग्जिट ओपन कर देने चाहिए बिना किसी वेट के। हमेशा जहां से क्राउड आ जा रहा है ना, बैकअप एंट्री, बैकअप एग्जिट जरूर होने चाहिए। और जैसे ही लगे कि भीड़ जमा हो रही है, तुरंत की तुरंत एक नई जो एग्जिट है वो ओपन कर दी जाए। तो इस प्रकार से ना क्राउड डेंसिटी को बढ़ने से रोका जा सकता है। प्रॉब्लम देखो ये है कि आमतौर पे ना जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये सब स्टेप लेते नहीं, उनका खुद का एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जैसे कई बार म्यूजिक फेस्टिवल किसी ने ऑर्गेनाइज किया, तो वो तो खुद चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हमारी मर्चेंडाइज परचेज करें, तो वो इन सब स्टेप्स पे कई बार ध्यान नहीं देते। तो सरकार को चाहिए कि ना कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ लॉ बनाया जाए क्राउड डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर हो उसके लिए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपलसरी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ प्रोविजन किया जाए। देखो ये जो महाकुंभ में हादसा हुआ ना, ये दुनिया भर की सरकारों के लिए ना एक एग्जाम्पल होना चाहिए। आगे से ऐसे हादसे ना हो, पहले से प्रिपेयर रहने के लिए राइटर बोलते हैं इवन देखो छोटी सी प्लानिंग और छोटे से चेंजेस क्राउड मेंबर्स के इंजर होने के रिस्क को ना पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। काफी दुख होता है जब इस प्रकार के प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज पे ध्यान न देने की वजह से लोगों की बहुमूल्य जान चली जाती है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो आर्टिकल में सजेशंस दिए गए हैं इनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया श्रीलंका एथनिक प्रॉब्लम से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पहले ना मैं इस पूरे इशू का बैकग्राउंड आपको समझाऊंगा, उसके बाद आज आर्टिकल में जो 3-4 पॉइंट निकल के आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि इशू कम से कम आपको समझ में तो आए। श्रीलंका में ना सिनालीज एथनिसिटी के लोगों की मेजोरिटी है,
74.9% जो लोग हैं वहाँ पे सिन्हालीज कम्युनिटी के हैं और बुद्धिस्ट होते हैं ये। तमिल माइनॉरिटी की पॉपुलेशन श्रीलंका में है 11.2% और ये हिंदू होते हैं। दोनों कम्युनिटीज में ना लैंग्वेज का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि तमिल आखिरकार श्रीलंका में आए कैसे। देखो, जो तमिल है ना श्रीलंका में ट्रेडर बन के भी आए और इन्वेडर बन के भी आए। चोला किंगडम जब हुआ करता था ना साउथ इंडिया में, तो उस समय इन्वेजन काफ़ी होते थे। तो कुछ इन्वेडर्स वहीं पे सेटल डाउन हो गए, कुछ लोग ट्रेड करने के लिए आए, श्रीलंका में ही सेटल डाउन हो गए। लेकिन देखो, तमिलियंस और सिन्हालीज दोनों के बीच में जो फाइट है ना श्रीलंका में, वो देखो सिर्फ कल्चरल डिफरेंस की वजह से नहीं है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। और कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये जो पावर के लिए फाइट है ना सिन्हालीज और तमिल के बीच में, ये बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि ये अंग्रेजों के समय में स्टार्ट हुई, ये बहुत पहले से चली आ रही है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ना, अंग्रेज आपको पता थे डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाते थे। जैसे इंडिया में उन्होंने जो माइनॉरिटीज थे उनको सपोर्ट किया मेजोरिटी के अगेंस्ट, ताकि एकजुट होने से रोका जा सके। उसी प्रकार से श्रीलंका में भी ना उन्होंने तमिल माइनॉरिटीज को सपोर्ट किया, उनको बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश की और इसकी वजह से सिन्हालीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। तो जब देश आज़ाद हो गया, श्रीलंका जब आज़ाद हो गया, तो उसके बाद तो देखो पावर सिन्हालीज के पास में चली गई। सिन्हालीज की मेजोरिटी थी, तो पार्लियामेंट वगैरह में उन्हीं का राज था। तो आज़ादी के बाद ना तमिल कम्युनिटीज़ के राइट्स छीने गए। मतलब जैसे उनकी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब उनके साथ में अन्याय हुआ आज़ादी के बाद में। तो इसी वजह से ना LTTE, इस तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ तमिल लोगों के लिए राइट्स की डिमांड करने के लिए। और जो तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस है ना, जैसे देखो श्रीलंका में नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में जो प्रोविंसेस है ना वो तमिल डोमिनेटेड हैं। तो इन रीजन्स में ऑटोनमी हासिल करने के लिए LTTE समेत और बहुत सारी दूसरी तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से इस्टाब्लिश हुई थी, लेकिन सबसे मेन यही थी LTTE। तो गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट किया इन्होंने और 1983 में सिविल वार श्रीलंका में स्टार्ट हो गया। कोलंबो में 1983 में एंटी तमिल राइट्स हुए थे और उसके बाद फिर इंडिया में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात हम करेंगे, फिलहाल श्रीलंका की ही बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका में ना 1983 से लेकर 2009 के बीच में सिविल वार चला। वहाँ पे लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, बहुत सारे सिविलियंस की जान चली गई। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पे इंसर्जेंसी थी वहाँ पे श्रीलंका की आर्मी ने ऑपरेशंस चलाए और फाइनली देखो 2009 में LTTE लीडर प्रभाकरन की डेथ के बाद में सिविल वार जो था श्रीलंका में वो समाप्त हो गया। अब बात करते हैं इंडिया कैसे इन्वॉल्व हो गया। देखो, श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटीज थे ना, उनके इमोशंस अटैच थे इंडिया के तमिलनाडु में जो तमिल्स हैं। अब श्रीलंका के तमिल के साथ में कुछ गलत होगा तो जाहिर तौर पे इसका असर इंडिया में भी देखने को मिलेगा। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो उसका असर इंडिया में देखने को मिलता है ना, तो वही चीज़ श्रीलंकन तमिल्स के साथ में थी। बट शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ना 1970s में, वो रिलेटिवली नॉन इंटरवेंशन की थी। इंडिया श्रीलंकन डेवलपमेंट्स पे नज़र तो रख रहा था, लेकिन डायरेक्टली कुछ श्रीलंकन सरकार के साथ में बातचीत, उस पर प्रेशर डालना, ऐसा कुछ नहीं था। इंदिरा गांधी का जब रूल था तो नॉन इंटरवेंशन की हमारी पॉलिसी थी। बट इनिशियली इंडिया ने एंगेज किया 1983 से लेकर 1985 के बीच में। जब 1983 में कोलंबो में एंटी तमिल राइट्स हुए ना, तब इंडिया ने एंगेजमेंट स्टार्ट किया। उस समय इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखो तमिल रिफ्यूजीज को, क्योंकि उनके खिलाफ दंगे हुए थे, बहुत सारे तमिल रिफ्यूजीज भागकर इंडिया में आए, तो इंडिया ने उन तमिल रिफ्यूजीज को शरण दी, शेल्टर दी। हजारों तमिल रिफ्यूजीज श्रीलंका से भाग के तमिलनाडु में आने लगे। इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की। इसके साथ साथ जो तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनको देखो ट्रेनिंग कैंप्स भी इस्टेब्लिश करवाने में इंडिया ने मदद की, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मदद, जैसे अगर देखो तमिल मिलिटेंट ग्रुप इंडिया में आके ट्रेनिंग कैंप इस्टेब्लिश करते हैं, इंडिया कुछ नहीं करता, तो एक प्रकार से मदद ही है ये भी।
उस समय ना इंडिया 1983 से लेकर 85 के बीच में इंडिया काफ़ी सारे इंटरेस्ट में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ देखो रीजनल स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करनी थी इंडिया को, दूसरी तरफ तमिलनाडु से प्रेशर था सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि आप कुछ कीजिए, श्रीलंका के ऊपर प्रेशर डालिए, रोकिए वहाँ पे तमिल माइनॉरिटीज़ के साथ में अत्याचार ना हो। और इंडिया की गवर्नमेंट की कोशिश ये भी थी, जो कुछ देखो वहाँ पे चल रहा है, तमिल माइनॉरिटीज़ ऑटोनमी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो अलग से देश बनाने की भी मांग कर रहे हैं, तो इंडिया को डर था कि यार ये सब हमारी टेरिटरी में ना फैल जाए। मतलब ऐसा ना हो जाए कहीं ना कहीं कि श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज़ और इंडिया में भी तमिलियंस जो हैं सब मिलके एक देश के निर्माण की बात करने लगे, ऐसा ना हो जाए, ये भी इंडिया को डर था। तो इन सब के बीच में इंडिया बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। फिर तो देखो 85 से लेकर 87 के बीच में तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया श्रीलंकन प्रॉब्लम में। राजीव गांधी ने ना उस समय श्रीलंकन सरकार को बोला कि हम आपकी बातचीत करवाते हैं तमिल मिलिटेंट्स के साथ में। तो ना तमिल रिप्रेजेंटेटिव्स और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हुई थी भूटान में 1985 में, और इसको फैसिलिटेट करवाया गया था उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। लेकिन देखो कुछ खास हुआ नहीं उस बातचीत में, क्योंकि फंडामेंटली एक बात को लेकर इशू था, तमिल ऑटोनमी, जिसको लेकर श्रीलंकन सरकार राजी नहीं थी। बाद में 87 से लेकर 1990 के बीच में क्या हुआ, देखो एक अकॉर्ड साइन हुआ था उस समय 29 जुलाई 1987 को। एक तरफ थे राजीव गांधी और दूसरी तरफ थे JR जयवर्धने, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे। इस अकॉर्ड में राजीव गांधी और जयवर्धने अकॉर्ड में क्या साइन हुआ था, पहली चीज प्रोविंशियल काउंसिल जो हैं उनको ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी। प्रोविंशियल काउंसिल्स को ज़्यादा पावर मिलेगी तो जाहिर तौर पे जो तमिल डोमिनेटेड रीजन्स हैं उनको भी ज़्यादा पावर्स मिलेगी। तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दिया जाएगा। नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस को मर्ज किया जाएगा। ये जो नॉर्थ में और ईस्ट में प्रोविंसेस है ना, इनको मर्ज किया जाएगा, एक ही एंटिटी ये होंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ना वो अपने हथियार गिराएंगे, और अगर उन्होंने अपने हथियार नहीं गिराए तो इंडिया अपना पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजेगा शांति इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये समझौता हुआ था। जयवर्धने देखो चालाक थे, राजीव गांधी उनके ट्रैप में फंस गए। पीस की गारंटी देना मतलब ये गारंटी देना कि तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स अपने हथियार गिराएंगे, ये बहुत बड़ा प्रोमिस था। तो देखो ऐसा हुआ नहीं। इस अकॉर्ड से ना बहुत सारी जो तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो खुश नहीं थी। इवन LTTE उन्होंने भी इस अकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया। तो इंडिया को जो लगता था कि हमारा होल्ड है तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, वो बिलीफ जो था वो गलत साबित हुआ, और भारत सरकार के कहने पे LTTE समेत दूसरी कई ऑर्गेनाइजेशंस ने हथियार नहीं गिराए। तो फिर हमें पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे भेजना पड़ा, और शुरुआत में 13,000 ट्रूप्स इंडिया से गए, बाद में 1 लाख गए, और हम खुद ही वार में उलझ गए श्रीलंका में। बहुत सारे लोग हमारे जवान मारे गए थे उस समय, क्योंकि एक तरफ LTTE हमले कर रहा था भारतीय जवानों के ऊपर, दूसरी तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट वो हंस रही थी हमारे ऊपर कि देखो इनके जवान यहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो इंडिया का जो मिलिट्री एंगेजमेंट था ना वो बहुत अनपॉपुलर हो गया। इंडिया में भी अनपॉपुलर हो गया, श्रीलंका में भी अनपॉपुलर हो गया। बाद में देखो मार्च 1990 में ना श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने प्रेमदासा। उन्होंने ये बोला कि इंडिया अपना पीस कीपिंग फोर्स यहाँ से वापस लेके जाए। तो 24 मार्च 1990 से पहले सारे जो पीस कीपिंग फोर्स के जवान थे वो वापस इंडिया में आ गए थे। लेकिन कुछ समय बाद यानी अगले साल 21 मई 1991 को राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया LTTE के एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा। उसके बाद तो देखो इंडिया ने श्रीलंका में तमिल इशू पे ध्यान देना बहुत कम कर दिया। राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद में लिमिटेड एंगेजमेंट पीरियड रहा 1991 से 2000 के बीच में। डायरेक्ट कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं। तमिल रिफ्यूजीज़ को इंडिया होस्ट करता रहा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहा, इंटरनेशनल पीस इनिशिएटिव्स को इंडिया ने सपोर्ट किया, लेकिन लीडिंग रोल नहीं लिया, साइड में रखे। फिर फाइनल कन्फ्लिक्ट 2000 से लेकर 2009 के बीच में, इसमें क्या हुआ, इस पीरियड में ना इंडिया ने श्रीलंका की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट किया कि हाँ अलग से देश तो नहीं बनना चाहिए, श्रीलंका से अलग हो गए कोई रीजन, लेकिन साथ साथ तमिल राइट्स को भी इंडिया ने एडवोकेट किया। इंडिया ने श्रीलंका को नॉन मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करी, न्यूट्रल रहा,
फाइनल जो फेज था ना सिविल वार का, इस फेज में इंडिया न्यूट्रल रहा, ना तो श्रीलंका की सरकार की साइड ना ही तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साइड। न्यूट्रलिटी मेंटेन की और श्रीलंका की सरकार को इंडिया ये बोलता रहा कि आप सिविलियंस की जान जरूर बचाइए। बाद में देखो 2009 में कन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद से इंडिया देखो ये मांगे करते आया है श्रीलंका से कि आप ना तमिल एरियाज में जो बर्बादी हुई है सिविल वार के कारण, उन एरियाज को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, जो तमिलियंस डिस्प्लेस हुए थे उनको रिहेबिलिटेट कीजिए, और 13th अमेंडमेंट को आप जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कीजिए। आप पूछोगे सर ये 13th अमेंडमेंट क्या है? ये वही है जो राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था ना 1987 में, जिसमें ये सारी बातें बोली गई थी। प्रोविंशियल काउंसिल्स को पावर दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस को मर्ज कीजिए। तो ये सब आते हैं 13th अमेंडमेंट में। तो आज भी ये 13th अमेंडमेंट है ना ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई है श्रीलंका में, और उसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है। तो इंडिया क्या क्या मांग करता है 2009 के बाद से लेकर अभी तक? यहां पे देखो, इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इंडिया कहता है जो रिफ्यूजीज हैं इंडिया में आए हुए हैं उनको वापस लिया जाए श्रीलंका के द्वारा। तो ये सब चीजें इंडिया करता है। अब मैं आपको आज के आर्टिकल के पॉइंट्स बताता हूं। राइटर बोलते हैं जो 13th अमेंडमेंट है ना वो देखो आज भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, और प्रोविंशियल काउंसिल्स की ऑटोनॉमी की बात दूर, प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं, काफी समय से इलेक्शंस पेंडिंग हैं। सरकार बोल रही है कि हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाएंगे। ये तो वही बात होगी, इंडिया में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं। तो राइटर ये बोलते हैं देखो असली डेमोक्रेसी अगर लानी है ना तो लोकल बॉडीज तो चलो ठीक है, लोकल बॉडीज के पास इतनी पावर नहीं है, आपको प्रोविंशियल इलेक्शंस तो करवाने ही पड़ेंगे। और बात रही मर्जर की, नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस को मर्ज करना। देखो ये मर्जर ना 1988 में हो गया था, लेकिन श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने ना 2006 में नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंशियल काउंसिल्स के मर्जर पे ना रोक लगा दी थी और बोला था ये गलत है। तो डी मर्ज हो गए दोबारा से ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस 2006 में। तो राइटर बोलते हैं तमिल रिप्रेजेंटेटिव्स को ना मर्जर से तो आगे बढ़ जाना चाहिए, अभी मर्जर की डिमांड नहीं करनी चाहिए। और एक बात राइटर सबसे मेन ये बोलते हैं, देखो अभी जो पार्टी सत्ता में है ना जेवीपी के प्रेसिडेंट है दिशा नायके। तो ये जेवीपी वो पार्टी है जिन्होंने ना 1987 के अकॉर्ड का जो 13th अमेंडमेंट वाला अकॉर्ड था ना, इसका पुरजोर विरोध किया गया था जेवीपी के द्वारा। तो जेवीपी पार्टी तमिल एरियाज को ऑटोनॉमी देगी, उसकी संभावना तो हालांकि देखो कम है, लेकिन एक बात यह है इस जेवीपी पार्टी ने ना अभी जो इलेक्शंस लड़े हैं ना उनके चुनाव प्रचार में 13th अमेंडमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, बाकी इश्यूज के बारे में भी कुछ बोला नहीं है। उनका यह कहना है कि हम देखो चाहते हैं ये नेशनल एथनिसिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो और तमिल माइनॉरिटीज को एकोमोडेट किया जाए, बट जेवीपी पार्टी का कहना है 13th अमेंडमेंट उसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें नहीं लगता कि उससे वो नेशनल प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होगी। तो इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है इंडिया को देखो श्रीलंका के साथ में ना लगातार एंगेज करते रहना चाहिए 13th अमेंडमेंट के इंप्लीमेंटेशन के लिए, मतलब 1987 का जो अकॉर्ड है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस का, गांधी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं हम। देखो बचपन से हम ना गांधी जी के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है जो गांधी के विचार हैं क्या वो आज के समय में रेलेवेंट हैं या नहीं है। इस पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। आज की जो दुनिया है क्या कुछ गांधी के विचारों से सीख सकती है, वो सब हम इस आर्टिकल में जानेंगे। तो इस आर्टिकल में ना 4 मुख्य विचार गांधी के डिस्कस किए गए हैं। एक तो सत्याग्रह, दूसरा उनकी सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता, तीसरा ग्राम स्वराज और तीसरा मोरल पॉलिटिक्स यानी नैतिक राजनीति। सबसे पहले बात करते हैं सत्याग्रह की। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह। सत्य का मतलब क्या है? सच, और आग्रह का मतलब दृढ़ता। गांधी जी को देखो ये लगता था कि ना इवन जो अंग्रेज है ना
उनको ना सच का पता नहीं है। अगर हम उनको सच बताएंगे ना, तो वो जितना अत्याचार इंडियंस के ऊपर कर रहे हैं उतना अत्याचार वो नहीं करेंगे। तो सत्याग्रह का मतलब सत्य का आग्रह, मतलब सच्चाई के प्रति दृढ़ रहना बिना किसी हिंसा के। मतलब अगर कोई सरकार या सिस्टम ना गलत है तो हम बिना मारपीट के भी उसको हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। मोरल पावर हमेशा फिजिकल पावर से ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। साल्ट मार्च 1930 में गांधी जी ने ना दांडी यात्रा की, जिसमें बिना किसी हथियार के ब्रिटिश लाज का विरोध किया और सिर्फ नमक बनाकर ब्रिटिश लाज की, ब्रिटिश सरकार की जो नींव थी ना, उनको हिलाने का काम गांधी जी ने किया। फिर उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। गांधी जी ने उस समय एक नारा दिया था, डू और डाई, मतलब पूरी शक्ति से आजादी मांगो बिना हिंसा के। वर्ल्ड के देखो कोने कोने में ना अनेकों लीडर्स ने गांधी जी के विचारों का यूज करके वहां की दमनकारी सरकार के खिलाफ विरोध किया। जैसे आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जांपल लीजिए। यूएसए में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ना बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वायलेंस के यूएसए में ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करवा दिया। आप नेल्सन मंडेला का एग्जांपल लीजिए। नेल्सन मंडेला ने ना साउथ अफ्रीका में अपार्थीड, मतलब रंग भेद की नीति यूज करने वाली जो सरकार थी, उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने नॉन वायलेंट स्ट्रगल का यूज किया, गांधी जी से प्रभावित होकर। गांधी जी का ये जो हथियार था ना सत्याग्रह, ये सिर्फ देखो अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं था। आप आज भी देख लीजिए, जैसे किसानों ने प्रोटेस्ट किया 2020 में, 21 में, वैसे प्रोटेस्ट तो अभी भी चल रहा है, लेकिन उस समय प्रोटेस्ट किया था और सरकार को कानून वापस लेने पड़े थे। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया। बट यहाँ पे गांधी जी के विचार अभी तक सफल नहीं हुए, क्योंकि देखो सरकार मानी तो नहीं वैसे बीपीएससी प्रोटेस्ट के संदर्भ में। बट राइटर का पॉइंट ये है, जो गांधी जी वाला पीसफुल प्रोटेस्ट का आइडिया था ना सत्याग्रह, वो आज भी रेलेवेंट है। आज भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी मांगे मनवाने के लिए गांधी जी के पीसफुल प्रोटेस्ट के आइडियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा जो गांधी जी का आइडिया था ना, सबको बराबर अधिकार। गांधी जी ना सिर्फ राजनीति के नेता नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। उनका यह मानना था, जब तक देखो सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है ना, तो फिर आज़ादी का क्या फ़ायदा। आज़ादी तभी यूजफुल है जब समाज में इक्वालिटी है, समाज में समानता है। तो गांधी जी ने ना एक तरफ देखो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। गांधी जी छुआछूत के विरोध में ना खुल के सामने आ गए। हरिजन को सम्मान देने के लिए उन्होंने हरिजन वर्ड यूज किया, हरि का जन। गांधी जी ने बोला किसी भी व्यक्ति की पहचान उसका काम नहीं बल्कि उसका चरित्र होना चाहिए। 1924 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। उस समय ना दलितों को केरला के वाइकोम में ना मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, बल्कि सामने वाली सड़क भी यूज नहीं करने दी जाती थी। तो उनको मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए यह सत्याग्रह हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा देखो इवन जेंडर इक्वालिटी के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। महिलाओं को एजुकेशन और पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रोत्साहन किया। जैसे साल्ट मार्च में ना अनेक महिलाएं आई थी और महिलाओं को बल्कि नेतृत्व भी गांधी जी ने प्रोवाइड किया। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसे जो लीडर्स थे वो गांधी जी के साथ रहे। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक जस्टिस। उस समय देखो एक डिबेट चल रही थी, बहुत बड़ी डिबेट। एक तरफ कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में सिर्फ अमीर और अमीर होते हैं और सोशलिज्म में पूरी संपत्ति जो है वो सरकार के पास में होती है। तो गांधी जी ने ना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की डिबेट में ना एक बीच का रास्ता निकाला, ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी में ना गांधी जी ने ना उद्योगपतियों को ये बोला कि भैया ये जो आपके पास में प्रॉपर्टी है ना, आप इसके ना सिर्फ ट्रस्टी हो, जितना जरूरत है आप लीजिए और बाकी देखो कुछ हिस्सा आप गरीबों के लिए, भलाई के लिए लगाइए। ये गांधी जी ने उद्योगपतियों को बोला। तो ये ट्रस्टीशिप थ्योरी है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों की भलाई के लिए लगाते हैं। तो गांधी जी ने ये बीच का रास्ता निकाला, ट्रस्टीशिप थ्योरी। आज भी हम देखते हैं कि देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनक्वालिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, आज भी कुछ हिस्सों में एग्जिस्ट करती है। पैट्रियार्की तो आज भी है, आज भी कैपिटलिज्म की दिक्कत है, इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो गांधी जी का जो ये सॉल्यूशन है ट्रस्टीशिप थ्योरी का, ये देखने को मिल रहा है CSR के थ्रू,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, लेकिन इसको और ज़्यादा मजबूती के साथ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे आइडिया की। तीसरा आइडिया है ग्राम स्वराज का आइडिया। गांधी जी कहते थे भारत की जो आत्मा है ना उसके गांव में बसती है। उनका विजन ये था छोटी छोटी जो विलेजेस है ना वो देश की ताकत होनी चाहिए, छोटे छोटे गांव अपने आप में ना सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। समझ गए गांधी जी का क्या मानना था? हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, गांव के लोगों को जो भी आवश्यकता है ना वो गांव में ही प्रोड्यूस हो। गांव की हेल्थ, गांव की एजुकेशन, इकोनॉमी से संबंधित फैसले हैं ना वो गांव में ही होने चाहिए। आज जो हम देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं ना पंचायती राज बॉडीज वाला, वो गांधी जी के ग्राम स्वराज का ही एक रूप है। गांधी जी ये मानते थे ब्रिटिश कपड़ों का विरोध करने के लिए ना खादी का प्रचार जरूरी है। उन्होंने चरखे का काफी इस्तेमाल किया। चरखा यानी जो ये स्पिनिंग व्हील था, और ये देखो एक सिंबोलिज्म था। चरखे का इस्तेमाल करना मतलब वो ये जताना चाहते थे कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है, और छोटी छोटी कम्युनिटी बेस्ड यूनिट अगर लगेंगी तो इससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आज देखो जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो ये सब गांधी जी की सोच से ही मेल खाता है। वो भी देखो सेल्फ सफिशिएंसी, लोकल प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंस, इन सब कंसेप्ट्स में काफी विश्वास रखते थे। इसके अलावा देखो गांधी जी कहते थे एक्सेसिव मेटेरियलिज्म लाइफ में नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल सिंपल लाइफ में जीने में विश्वास करते थे, सिंपलिसिटी में, और नेचर के साथ हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नेचर को तंग करके, नेचर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपने लिए जीवन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। तो वो आज के समय में देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, तो गांधी जी के विचारों की हमें बहुत आवश्यकता है। जो उन्होंने बोला कि वेस्ट कम से कम करिए और रिसोर्सेज को कंजर्व करिए, इन सब आइडियाज़ की आज के समय में बहुत आवश्यकता है। गांधी जी कहते थे लाइफ के सभी फॉर्म्स के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, और किसी भी जनरेशन, कोई भी जनरेशन कैसी है ये पता लगाने के लिए आप देखिए कि वो जनरेशन जो है वो जानवरों को कैसे ट्रीट करती है। समझ गए? अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है राजनीति में नैतिकता, राजनीति में नैतिकता का इस्तेमाल। गांधी जी कहते हुए ये मानना था कि अगर पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं है ना तो फिर ये डर्टी गेम बन जाएगा। नेताओं को पावर और पैसा नहीं बल्कि सर्विस की भावना रखनी चाहिए। राजनीति का मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, राजनीति का मकसद लोक कल्याण होना चाहिए। मतलब आज के समय में देखो जो पार्टीज अपोजिशन में हैं उनका एकमात्र मकसद है कि बस 5 साल बाद इलेक्शन हो, हम फिर से जीत जाएं और कैसे ना कैसे रूलिंग पार्टी को सत्ता से हटा दें। लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी लोक कल्याण सिर्फ एकमात्र मकसद होना चाहिए। गांधी जी ने देखो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को ना अपनी पूरी राजनीति का आधार बना लिया था, और वो एग्जाम्पल के साथ जीते थे। जो वो बोलते थे वो करते थे, ऐसा नहीं कि हाँ बोलने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। उन्होंने खुद ने देखो कोई पैसा नहीं कमाया, कोई पद नहीं लिया था। वो हमेशा देखो सिर्फ एक बार, सबसे बड़े लीडर होने के बावजूद सिर्फ एक बार उन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया था, अदरवाइज उन्होंने कोई पद भी नहीं लिया कभी भी। सरकार में तो वो शामिल ही नहीं हुए थे। वो जनता के साथ रहना पसंद करते थे। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में ना गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं वो ग्लोबल चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए एक ब्लूप्रिंट देती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों इंडिया है। तो आज इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांधी जी की टीचिंग्स को हम प्रैक्टिस करें। गांधी जी के जो विचार हैं वो टाइमलेस हैं, वो उस समय भी रेलेवेंट थे, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो हम जो पॉलिसीज बनाए गांधी जी के विचारों के आधार पे बनाए। तो ये राइटर बोलते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देखो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी तो उससे संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। गांधी जी के आइडियाज़ कितने रेलेवेंट हैं आज के समय में। तो सत्याग्रह आज भी रेलेवेंट हैं। वर्ल्ड में अनेकों बड़े बड़े लीडर्स गांधी जी के सत्याग्रह के आइडिया को उन्होंने यूज़ किया और दमनकारी सरकार को हराया। फिर देखो सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ जो समाज में है उसके अगेंस्ट गांधी जी लड़े। तो आज भी हमें उन इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। जैसे देखो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी
और कैपिटलिज्म, इन सब के अगेंस्ट लड़े थे। उन्होंने खुद का आइडिया दिया था ट्रस्टीशिप थ्योरी। वो सब देखो आज भी रेलेवेंट है। ग्राम स्वराज को ऑटोनॉमी देने की बात उन्होंने कही, मोरल लीडरशिप की उन्होंने बात कही, राजनीति में मोरालिटी जरूरी है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये श्रीलंका वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, पूरा इतिहास हमने जान लिया। इस आर्टिकल में तो इतिहास था नहीं। आज के आर्टिकल में तो मेरी 3-4 चीज़ें थी। पहला, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया था ना 1987 में 13 अमेंडमेंट के अकॉर्ड को, वही पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं दिसानायके। लेकिन देखो उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि श्रीलंका में जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं ना, उनको ऑटोनॉमी देना, 13th अमेंडमेंट के वादे को फुलफिल करना, ये श्रीलंका के हित में है। अभी श्रीलंका में ना प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन ही नहीं हुए हैं काफ़ी समय से, ऑटोनॉमी तो दूर की बात है। और वहाँ पे ना लोकल इलेक्शंस पहले करवाने की बात चल रही है, बट वो उतना रेलेवेंट नहीं है। जब तक आप प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन नहीं करवाओगे तो लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवाने से क्या फ़ायदा। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली गई और पूरा बैकग्राउंड तो हमने जान ही लिया था कि कब क्या हुआ। राइटर बोलते हैं कि इंडिया की सरकार को बिना 13th अमेंडमेंट के इशू को छोड़ना नहीं चाहिए, श्रीलंका की सरकार के साथ में एंगेजमेंट करते रहना चाहिए। फिर ये क्राउड मैनेजमेंट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्टैम्पीड वगैरह हो जाती है ना, ये देखो ये हादसे जो हैं वो कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर में 5 लोगों से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो इंजरी हो सकती है। 1 स्क्वायर मीटर में 7 या 7 से अधिक लोग आ जाते हैं तो फिर तो डेथ या फिर सीरियस इंजरी हो सकती है। फिजिकल स्पेस जहाँ से क्राउड आती जाती है वो ओपन होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए। और लगातार मॉनिटरिंग, अगर जहाँ पे भीड़ बढ़े तो तुरंत नए एग्जिट ओपन कर दो, नई एंट्रीज ओपन कर दो, ताकि क्राउड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। इकट्ठा होने ही मत दो क्राउड को। और क्राउड को ना सेगमेंट करके रखो, बीच बीच में बैरिकेडिंग करते रहो और क्राउड को सेगमेंट करके रखो। और देखो क्राउड, जब ये हादसा हो जाता है ना, तो क्राउड के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजर की है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के कई बार ना वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट इसलिए वो चाहते हैं ज़्यादा क्राउड आए, ज़्यादा उनके मर्चेंडाइज बिके, ज़्यादा उनकी टिकट बिकें, इस वजह से वो ये करते हैं। बट इस हादसे ना विभिन्न देशों की सरकारों को सबक लेना चाहिए और नए लॉज, नए रेगुलेशंस बनाने चाहिए क्राउड कंट्रोल करने के लिए।